Assalamu alaikum, dear students. Myself, Sumaya Mohammed from Boys Higher Secondary School, Hinsu. Dear students, we are studying first chapter of Political Science for class 9th. The name of this chapter is Democracy in the Contemporary World. And in this chapter, today our topic will be Phases in the Expansion of Democracy. और आज हम पढ़ने वाले हैं इसका सेकंड फेज, दैट इज एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म. पहला फेज हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि डेमोक्रेसी कहाँ, उसकी शुरुआत कहाँ से हो गई, किस मुल्क ने डेमोक्रेसी की शुरुआत की, कैसे मोनार्की को ओवरथ्रोन किया गया और डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया गया. अब आज हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड फेज, दैट इज एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म. Colonialism, I have already told you the meaning of colonialism in my previous video lectures. Let me explain it again. Colonialism is the act of one powerful nation controlling or subjugating a weak country for its economic gain, and the subjugated country becomes their colony. जब एक पावरफुल कंट्री किसी वीक कंट्री पे इलीगली कब्जा करती है अपने फायदे के लिए, उसे हम कॉलोनियलिज्म कहते हैं. If we take an example of our country India, it was also a colony of Britain before 1947. इंडिया में 1947 से पहले ब्रिटिशर्स का रूल था. ब्रिटिशर्स ने यहाँ कब्जा किया था और इंडिया उनकी कॉलोनी थी टिल 1947. बहुत टाइम तक एशियन और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बहुत सारी कंट्रीज पे यूरोपियन नेशंस का कंट्रोल था. यूरोपियन कंट्रीज लाइक फ्रांस, ब्रिटेन, डच, पुर्तगीज, इन सब कॉलोनियलिस्ट्स यूरोपियन पावर्स का कंट्रोल था इन एशियन एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स. बहुत सारी कंट्रीज इनकी कॉलोनीज थी इन एशियन एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. लाइक हमारी अपनी कंट्री इंडिया की बात की जाए तो यहाँ पे भी ब्रिटिशर्स ने 200 years तक रूल किया. That means we were under colonialism for 200 years. इसी तरह हमने हिस्ट्री के 4th चैप्टर फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म में पढ़ा कि जावा, जो कि एक आइलैंड है इंडोनेशिया में, वहां पे डच थे एज कॉलोनियलिस्ट्स. वहां पे डच रूल कर रहे थे. डच इज प्रेजेंट नीदरलैंड. इसी तरह ऐसी बहुत सारी कंट्रीज, ऐसे बहुत सारे एरियाज थे एशियन और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जहां पे मुख्तलिफ यूरोपियन पावर्स का कंट्रोल था. जिस तरह से हमने हिंदुस्तान में ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठाई, अपनी फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट की अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म, अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, आज़ादी के लिए जद्दोजहद की, इसी तरह से बाकी कॉलोनीज में भी ये स्ट्रगल जारी थी. And each colony wanted to get rid of their colonial masters and wanted to choose their future leaders. ये सिलसिला कॉलोनियलिज्म का चलता रहा टिल सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ इन 1945, इसके बाद बहुत सारी कॉलोनीज आजाद हो गई इन एशियन एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और वहां पे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो गई. लाइक हमारी कंट्री इंडिया ने भी इंडिपेंडेंस अचीव की इन 1947 और डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश की, जो कि आज तक एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. मगर हर जगह सिचुएशन इंडिया की जैसी नहीं थी. कुछ कंट्रीज ने अगरचे इंडिपेंडेंस हासिल की थी फ्रॉम कॉलोनियलिज्म,
और डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया था, मगर वो इस डेमोक्रेसी को कंटिन्यू नहीं कर सके, लाइक इंडिया डिड। फॉर एग्जाम्पल, द केस ऑफ गैना। गैना अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड में एक कंट्री है। ये ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी और इसको ब्रिटिशर्स गोल्ड कोस्ट कहते थे, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड के बहुत सारे डिपॉजिट्स थे। इट वॉज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ गोल्ड, इसीलिए कॉलोनियलिस्ट्स इसको गोल्ड कोस्ट कहते थे। लाइक इंडिया, गैना ने इंडिपेंडेंस अचीव की फ्रॉम ब्रिटिशर्स, फ्रॉम कॉलोनियलिस्ट्स in 1957. It was the first country in African continent to gain independence. गैना की इंडिपेंडेंस से बाकी अफ्रीकन कॉलोनीज को भी इंस्पायरेशन मिल गई टू स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉलोनियलिस्ट्स। आज़ादी हासिल करने की इंस्पायरेशन मिल गई बाकी अफ्रीकन कॉलोनीज को भी। और आज़ादी हासिल करने के बाद केम इनरूमा, जो एक टीचर था और एक गोल्ड स्मिथ का बेटा, वो गैना का पहला प्राइम मिनिस्टर बन गया। इसने गैना की फ्रीडम स्ट्रगल जो थी अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म, उसमें एक एक्टिव रोल प्ले किया था। और कॉलोनियलिज्म खत्म होने के बाद वो बन गया प्राइम मिनिस्टर गैना का। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, वो उनके बेस्ट फ्रेंड थे। मगर केम इनरूमा ने क्या किया, उसने अपने आप को गैना का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया फ्रॉम 1957 टू 1966। वो प्रेसिडेंट थे गैना के और वहां पे एक ही पार्टी थी, केम इनरूमा की पार्टी। दैट मीन्स डेमोक्रेसी वहां पे खत्म हो गई थी, क्योंकि डेमोक्रेसी में एक ही पार्टी नहीं होती है, बल्कि सारी पार्टीज, डिफरेंट पार्टीज होती है, बहुत सारे लीडर्स होते हैं, जिसे लोग फिर लीडर्स इलेक्ट करते हैं बाय कास्टिंग देयर वोट्स। लाइक इंडिया में डिफरेंट पार्टीज है, मल्टी पार्टीज है, इसलिए होता है डेमोक्रेसी में। 1966 में उसे मिलिट्री ने ओवरथ्रोन किया, मिलिट्री ने इसे हटा दिया पावर से, प्रेसिडेंटशिप से, और वहां पे अब गैना में मिलिट्री का रूल था और ये मिलिट्री रूल भी चलता रहा। 1992 से अब गैना में बहुत सारी पार्टीज ने इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया और वहां के लोगों को डेमोक्रेटिक राइट्स मिल गए। तो ये तो हमने देखा कि किस तरह एशियन और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कॉलोनियलिज्म के बाद डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश किया और किस तरह से गैना, जो कि पहले एक कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स को, कैसे उन्होंने इंडिपेंडेंस अचीव की, कैसे फिर से वो मिलिट्री के अंदर आ गए आफ्टर डेमोक्रेसी, और फिर से कैसे 1992 में वहां पे बहुत सारी पार्टीज आ गई और वहां पे लोगों को डेमोक्रेटिक राइट्स मिल गए। So dear students, that was all for today. Thanks and Allah Hafiz.